नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई क्लास में भूगोल विषय से पाठ 5 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन लेकर आया हूं। देखिए, आज की इस वीडियो में मैं आपको खनिज एवं ऊर्जा संसाधन के बारे में पढ़ाऊंगा और इससे पहले हमने अपने YouTube चैनल पर 4 लेसन भूगोल विषय से डाल दिए हैं, जिसमें हमने संसाधन, जल संसाधन, वन्य एवं वन्यजीव संसाधन और कृषि जैसे अध्यायों को पढ़ाया है। और आज हम जिस अध्याय की बात कर रही है वह है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। देखिए, सबसे पहले हम खनिज और ऊर्जा संसाधन के बारे में बताएंगे। सबसे पहला ही प्रश्न ये उठता है कि खनिज क्या है। देखिए, यहां पर क्या लिखा हुआ है कि खनिज क्या है। देखिए, खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। खनिज हीरे की तरह कठोर और चूने की तरह नरम होता है और 2000 से अधिक खनिजों की पहचान अभी तक कर चुके हैं हम। देखिए, सिंपल सी भाषा में यदि हम बात करें तो खनिज क्या है। खनिज प्राकृतिक रूप से विद्यमान एक तत्व है जिसकी एक संरचना होती है। देखिए, जैसे हम बात करें, खनिज सबसे कठोर भी होता है और खनिज नरम भी होता है। सबसे कठोर खनिज हीरा होता है और सबसे नरम खनिज जो होता है चूना होता है। और अभी तक हम आज तक 2000 खनिजों की वैरायटी को हम ढूंढ चुके हैं, यानी कि उनकी हम खोज कर चुके हैं। खनिजों की उपलब्धता, देखिए, खनिज सामान्यतः अयस्कों में पाए जाते हैं। कहां पे पाए जाते हैं? अयस्कों में पाए जाते हैं। और आग्नेय और कायांतरित शैलों में खनिज जो है दरारों में, जोड़ों में, भ्रंशों में और विद्रोह में मिलते हैं। ये हमें ये बताना चाह रहा है कि खनिज कहां कहां पे हमें प्राप्त होते हैं। और अनेक खनिज अवसादी चट्टानों के संस्तरों और परतों के बीच में भी पाए जाते हैं। खनिजों के हिसाब से भारत सौभाग्यशाली देश है, और लेकिन यहां इसका वितरण असमान है। भारत में खनिजों का वितरण इस प्रकार है। किस तरह? देखिए, अवितरण। देखिए, वितरण की बात करें तो भारत में खनिज जो है असमान तौर पर, क्योंकि हमें ये नहीं पता है और ना ही हमारे पास इतनी अच्छी तकनीकें हैं कि जिससे हम उन खनिजों का विवेकपूर्ण उपयोग कर सके। कोई वस्तु हम अधिक उपयोग कर रहे हैं और कोई वस्तु हम कम उपयोग कर रहे हैं। जैसे परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत है, आज भी हम उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं। हालांकि हम आज गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को ढूंढ सके हैं, हमने ढूंढ लिया है, लेकिन फिर भी हम परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का अत्यधिक उपयोग करते हैं। हमें चाहिए कि हमें आज भविष्य की जरूरतों को देखते हुए, आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को देखते हुए, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना देखते हुए हमें गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करना चाहिए, लेकिन ऐसा हम नहीं कर रहे। इसलिए कहा जा रहा है कि असमान वितरण है। यहां पे बात करते हैं लौह अयस्क की। उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, गोवा में पाया जाता है। और इसी प्रकार भारत में तांबा, बॉक्साइट, अभ्रक, चूना, पत्थर आदि खनिज भी पाए जाते हैं। और खनिजों का संरक्षण की यदि हम बात करें, खनिजों के संरक्षण की बात करें तो समृद्ध खनिज निक्षेप हमारे देश में अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है। हमें इनका उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से, सुनियोजित ढंग से करना चाहिए। यदि हम ऊर्जा संसाधन की बात करें, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम, विद्युत ऊर्जा के संसाधन, इन्हें हम परंपरागत ऊर्जा के संसाधन कहते हैं। लेकिन सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस आदि ये गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन हैं और हमने हाल ही में इनका उपयोग करना शुरू कर दिया है। लेकिन आज भी अत्यधिक मात्रा में हम गैर परंपरागत ऊर्जा के
आज भी हम परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का अत्यधिक उपयोग करते हैं, जो आने वाली भावी पीढ़ी को मुश्किल कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अभ्यास के प्रश्नों की। देखिए, अभ्यास के प्रश्नों को कराने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमने जितने भी अभी तक अध्याय कराए हैं उन सभी में अभ्यास के वैकल्पिक प्रश्न कराए हैं, और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो ये बात ध्यान देंगे कि जितने भी अभ्यास के अंदर वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं वो आपके एग्जाम में 110% आएंगे, इसलिए वे ऑप्शन वाले यानी कि वैकल्पिक प्रश्न जो है आपने करने होंगे अच्छी तरह याद। अब हम बात करते हैं यहां पे प्रश्न नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अक्षयित पदार्थ के अवशिष्ट भार को त्यागता हुआ चट्टानों के अपघटन से बनता है। यह कह रहा है कि कौन सा ऐसा खनिज है जो अक्षयित पदार्थ के यानी कि जो धीरे धीरे डिग्रेड हो रहा है उसके अवशिष्ट भार को त्याग करके बनाया जाने वाला है, यानी कि चट्टानों के अपघटन यानी कि टूटने से बनता है, वो हमारा है बॉक्साइट। जो बॉक्साइट खनिज है वो अपशिष्ट भार को त्यागते हुए चट्टानों के अपघटन से बनता है। देखिए, झारखंड प्रश्न नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 पे झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? अग्रणी उत्पादक है। देखिए यहां पे अबरक का, झारखंड में सबसे ज्यादा अबरक खनिज पाया जाता है। प्रश्न नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखेंगे, निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान के संस्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तलछटी चट्टानों में। कहां पे होता है? तलछटी चट्टानों में इसका निक्षेपण होता है। प्रश्न नंबर 4, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। मैंने बताया था थोरियम जो है, अब मैं आपको बता दूं, तरनाकोर भारत का एक जिला है जो कि शायद तमिलनाडु के अंतर्गत आता है, वो थोरियम वहां पे सबसे अधिक पाया जाता है। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में देने हैं। देखिए, और निम्नलिखित में अंतर 30 शब्दों में से अधिक नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं लौह खनिज की और अलोह खनिज की। देखिए, लौह खनिज वे खनिज अयस्क जिनमें लोहे के अंश होते हैं, जिनमें लोहे का अंश पाया जाता है, उन्हें हम लौह खनिज कहते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास को मजबूत आधार प्राप्त करने के लिए प्रदान किए जाते हैं, जैसे लौह अयस्क और मैग्नीज अयस्क। और अलोह खनिज की बात करें तो इन खनिजों में लोहे का अंश नहीं पाया जाता, और ये धातु शोधन, विद्युत और इंजीनियरिंग उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे तांबा, सीसा, बॉक्साइट। इनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता। इसके बाद हम बात करते हैं परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की। देखिए, परंपरागत और गैर परंपरागत मैंने बताया था जो हम लंबे समय से उपयोग करते आ रहे हैं, प्राचीन काल से, पुराने समय से जो उपयोग करते आ रहे हैं, उन्हें हम परंपरागत ऊर्जा के स्रोत यानी कि साधन कहते हैं। और जिनका हम हाल ही में उपयोग करना स्टार्ट किया वो है गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन। देखिए, परंपरागत ऊर्जा जो है इनका उपयोग मानव बहुत समय पहले से कर रहा है, जैसे कि मैंने अभी बताया, और ये अपेक्षाकृत नए संसाधन है। परंपरागत में जल विद्युत को छोड़कर ये सभी अनवीकरणीय हैं, और गैर परंपरागत की बात करें तो सारे के सारे नवीकरणीय योग्य संसाधन है। परंपरागत की बात करें तो कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत ऊर्जा के परंपरागत, ये कोयला मैंने बताया, खनिज तेल बताया, प्राकृतिक गैस बताया, जल विद्युत बताया, ये हमारे परंपरागत संसाधन है।
और यहां पे बात करें सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। जल विद्युत को छोड़कर इन सभी साधनों से प्रदूषण होता है और ये गैर परंपरागत जितने भी हमने उदाहरण बताए इनमें कोई भी प्रदूषण नहीं होता, ये प्रदूषण मुक्त होते हैं। अब हम बात करते हैं कि खनिज क्या है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान तत्व है जिसकी एक संरचना होती है। हीरा सबसे कठोर खनिज है और चूना जो है सबसे नरम खनिजों के अंतर्गत आता है और अभी तक हम लगभग 2000 खनिजों की खोज कर चुकी है। प्रश्न नंबर 3 में देखिए, पार्ट नंबर 3, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है। यह भी बताया था, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों के अंदर, जोड़ों के अंदर, भ्रंशों और विद्रोह में विद्यमान मिलते हैं। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण अधिकतर उस समय होता है जब वे तरल अवस्था या गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं और मुख्य धात्विक खनिज जैसे कि जस्ता है, तांबा है, जिंक है और सीसा है, ये खनिज जो है इस प्रकार हमारे बनते हैं। समझ में आ गया। जैसे ही जब तरल पदार्थ और जब वे गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं तो वे ऊपर आते आते ठंडे हो जाते हैं। इस तरह खनिजों का निर्माण होता है। हमें खनिजों का संरक्षण या हमें खनिजों के संरक्षण की क्यों आवश्यकता है। देखिए, निम्नलिखित कारणों से हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता है। सबसे पहले मैं बात बताऊं कि खनिज एक सुई से लेकर एक जहाज के निर्माण में खनिज की आवश्यकता होती है। तो यहां पे खनिज संसाधन सीमित और अनवीकरणीय है। सबसे पहले आपको यह प्रश्न ध्यान देना होगा कि खनिज जो है सीमित है और अनवीकरणीय है। दूसरा, देखिए सीमित और अनवीकरणीय क्यों है, क्योंकि इनके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं। यदि हम इनका अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो इनके भंडार शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे और इससे देश का आर्थिक विकास रुक जाएगा। दूसरा, अयस्कों के लगातार उत्खनन से उनकी लागत बढ़ती है। जिस तरह गहराई तक हम जाते चले जाते हैं, लागत बढ़ती रहती है और खनिजों के उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ उनकी गुणवत्ता घटती जाती है, इसलिए वे आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान नहीं रहते। तो आपको ध्यान देना है संरक्षण क्यों जरूरी है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में कोयले के वितरण का वर्णन कीजिए। देखिए, कोयला आपको पता है परंपरागत ऊर्जा का संसाधन है। कोयला एक जीवांशम ईंधन है। जीवांशम मतलब है लाखों करोड़ों वर्ष पहले पेड़ पौधे जीव जंतुओं के दबने से ये हमारे ईंधन बने थे। तो यहां पे हम बात करते हैं कोयला एक जीवांशम ईंधन है और भारत अपनी वाणिज्यिक ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यतः कोयले पर निर्भर है। भारत में कोयले का वितरण, भारत में कोयला 2 प्रमुख भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। जो कोयला है 2 भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है। पहली बात करते हैं हम गोंडवाना क्षेत्र की और दूसरी बात करते हैं टर्सरी कोयला क्षेत्र की। देखिए, कोयले के इस निक्षेप की आयु 200 लाख वर्ष से भी कुछ अधिक है और गोंडवाना कोयला धातु शोधन कोयला है। इस कोयले के प्रमुख भंडार दामोदर घाटी मतलब झारखंड और पश्चिम बंगाल में है। यहां कोयला झरिया जो पश्चिम बंगाल का बोकारो, रानीगंज
आदि क्षेत्र में पाया जाता है। कोयला जो है गोदावरी महानदी, सोन और वर्धा नदी घाटियों में भी कोयला मिलता है। और 90% जो कोयला है आपका गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। और टर्सरी कोयला क्षेत्र, इस क्षेत्र में कोयला निक्षेप लगभग 55 लाख वर्ष पुराना है। यह निक्षेप मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में पाया जाता है। और देश का केवल 10% कोयला टर्सरी कोयला क्षेत्र में पाया जाता है। अब बात करते हैं कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, कैसे, क्यों है। देखिए, सौर ऊर्जा किसे कहते हैं, सबसे पहले यह समझना है। सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को कहते हैं। किसको कहते हैं? सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। और भारत उष्णकटिबंधीय देश है, यानी कि सबसे ज्यादा अधिक गर्मी पड़ती है। कर्क रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। गर्म देश होने के कारण यहां सौर ऊर्जा की उत्पादकता अधिक है। फोटोवोल्टिक प्रौद्योगिकी यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें सूर्य के प्रकाश को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। और सौर ऊर्जा की संभावना का वर्णन भी हम बता रहे हैं कि जैसे थार मरुस्थल है, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र बन सकता है, संभावना है ये। हमारे पास कुछ तकनीक ना होने की वजह से हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन थार मरुस्थल जो है भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र बन सकता है। और भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भुज गुजरात के समीप माधवपुर में स्थित है। यहां सौर ऊर्जा द्वारा जो दूध के बड़े बड़े बर्तन होते हैं उनको कीट मुक्त किया जाता है। और भारत के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तीव्रता से लोकप्रिय हो रही है। और कई क्षेत्रों में सौर ऊर्जा संयंत्र से घरेलू आवश्यकताओं और सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था की जा रही है। तो ध्यान देने वाली बात है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है, लेकिन उच्च तकनीक की वजह से या उसकी कमी की वजह से हम थोड़ा पीछे है। जैसे कि अभी बात कर रहे थे थार मरुस्थल की, सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र केंद्र बन सकता है, लेकिन हमारे पास उच्च तकनीक कम है। इसके बाद हम बात करते हैं परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करेंगे। एक एक अंक के हमारे प्रश्न है यहाँ पे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी कह सकते हैं। कि प्रश्न नंबर 1 में जैसे कहा है कि किन चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों और विद्रोह में मिलता। अभी अभी मैंने डिस्कस किया था कि आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में खनिज किस प्रकार उनका निर्माण होता है। तो ध्यान देना है, उनका निर्माण दरारों में, जोड़ों में, भ्रंशों और विद्रोह में होता है, जब वो गैसीय और तरल अवस्था में होते हैं और वो भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं, ऊपर आते आते वे ठंडे हो जाते हैं, जिससे कि इनका निर्माण होता है। 3 धात्विक खनिजों के नाम बताने हैं। धात्विक खनिज मैंने बताया था जिसमें धातु का अंश होता है। जस्ता, तांबा, जिंक, सीसा, ये सभी धात्विक खनिज है। 3 अधात्विक खनिजों का नाम बताना है। अबरक, कोयला और पोटास, ये हमारे अधात्विक है। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। कन्नड़ भाषा में कुदरे शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, कन्नड़ भाषा में कुदरे शब्द का अर्थ है घोड़ा। क्या है? घोड़ा। प्रश्न नंबर 5 में देखिए, सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क कौन सा है? हेमेटाइट। यहां पे बात करेंगे हेमेटाइट। सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है। और यहां पे बात करते हैं कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? सीमेंट उद्योग। कौन सा? सीमेंट उद्योग। प्रश्न नंबर 7, कौन से खनिजों से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है? कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम है। इन खनिजों से ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अब यहां पे बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, कि सर्वोत्तम गुण वाला कोयला, सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कोयला है। प्रश्न नंबर 9, भारत में 4 बॉक्साइट उत्पादक राज्यों के नाम बताने हैं। बॉक्साइट
जिससे एल्यूमिनियम निकाला जाता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और महाराष्ट्र एक ही लाइन में है, ये सारे के सारे ध्यान देने हैं। प्रश्न नंबर 10, भारत में 3 अभ्रक उत्पादक राज्य है, बिहार, राजस्थान और आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 11 में भारत में 4 महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादक राज्य है, झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र और कर्नाटका। प्रश्न नंबर 12 देखिए, विद्युत उद्योग में अपरिहार्य खनिज का नाम बताना। अभ्रक, किसका? अभ्रक। ये हमारा मैंने बताया था निक्षेपणों से बनता है। भारत के 3 पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों के नाम बताइए। देखिए, असम है, गुजरात है और बंबई हाई है। असम के अंदर डिगबोई। और प्रश्न नंबर 14 में देखिए, कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के उपयोग में प्रयोग करता है? मैंने बताया था एल्यूमिनियम। बॉक्साइट से क्या निकाला जाता है? एल्यूमिनियम उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 15, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या है? देखिए, परंपरागत जो हम लंबे समय से अनापूर्ति संसाधन है, यानी कि इनका दोबारा से पूरा इसको नहीं किया जा सकता, इसका मानव बहुत पहले से उपयोग कर रहा है, जैसे कि कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। प्रश्न नंबर 16 की बात करते हैं, प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल क्यों माना जाता है? देखिए, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम होता है। क्या होता है इसमें? CO2 गैस जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस होती है, उसका उत्सर्जन कम होता है। प्रश्न नंबर 17, कोयले को काला सोना क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोयले का रंग काला होता है। दूसरा, यह ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है और यह बहुत मूल्यवान होता है, इसलिए कोयले को काला सोना कहते हैं। प्रश्न नंबर 18 में देखिए कि वाणिज्य ऊर्जा के स्रोत क्या है? ऐसे ऊर्जा के साधन जिनमें कारखानों, वाहनों आदि के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये जो वाणिज्य ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की कि अभ्रक का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग। देखिए, विद्युत उपकरण बनाने में अभ्रक का। और प्रश्न नंबर 20, सर्वोच्च कोटि के लोहे या लौह अयस्क का नाम बताना है। लौह अयस्क का नाम बताना है, वो है मैग्नेटाइट। और प्रश्न नंबर 21, छत्तीसगढ़ में स्थित बेलाडीला पहाड़ियों से कौन से लौह अयस्क का खनन किया जाता है? हेमेटाइट का। मैंने बताया था कि जो छत्तीसगढ़ का बेलाडीला पहाड़ी है, उससे हेमेटाइट नामक लौह अयस्क निकाला जाता है। और ज्वारीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा के संसाधन, देखिए, ये गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। देखिए, जो ज्वारीय ऊर्जा है और जो सौर ऊर्जा है, वो आपके गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों में इनका उपयोग किया जाता है। देखिए, आज की इस क्लास में अभ्यास के प्रश्न और जो आपके वैकल्पिक प्रश्न है वो हमने कराए। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि किसी बच्चे को कोई प्रश्न में प्रॉब्लम है तो वो अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजे। थैंक यू।